सैरा अपनी जिंदगी के सबसे बड़े दुख से गुजर रही थी। उसने अपने इकलौते बेटे नोआ को हमेशा के लिए खो दिया था। पूरी तरह टूट चुकी सैरा एक ऊंची चट्टान के किनारे खड़ी रो रही थी और अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला कर चुकी थी। तभी अचानक एक आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसका नाम ईथन था। उसने कहा कि वो सैरा का दर्द अच्छी तरह समझ सकता है, क्योंकि कॉलेज के दिनों में उसकी गर्लफ्रेंड की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। उस हादसे के बाद वो भी पूरी तरह टूट गया था और काफी समय तक मनोवैज्ञानिक की मदद लेने के बाद ही खुद को संभाल पाया था। ईथन काफी देर तक सैरा को समझाता रहा और आखिरकार सैरा ने अपनी जान देने का इरादा छोड़ दिया। इसके बाद दोनों पहाड़ से नीचे उतरने लगे। ईथन आगे आगे चल रहा था। पार्किंग में पहुंचकर सैरा ने देखा कि ईथन ने अपनी कार बिल्कुल उसकी कार से सटाकर खड़ी की हुई थी। दोनों गाड़ियां इतनी पास थीं कि सैरा अपनी कार का दरवाजा भी नहीं खोल पा रही थी। ईथन ने भी ये बात समझ ली और अपनी कार की तरफ बढ़ गया। सैरा भी उसकी मदद करने के लिए आगे आई, लेकिन तभी उसकी नजर ईथन के हाथ में पकड़े एक छाते पर पड़ी। सैरा ने आसमान की तरफ देखा। मौसम बिल्कुल साफ था, फिर भी ईथन छाता लेकर खड़ा था। उसने कहा कि वो हमेशा पहले से तैयारी करके चलता है अगर अचानक बारिश आ जाए तो। लेकिन उसी पल सैरा को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, ईथन ने बिजली की तेजी से उस छाते को उसकी तरफ घोंप दिया। असल में वो कोई साधारण छाता नहीं था, बल्कि एक इलेक्ट्रिक शॉक देने वाला हथियार था जिसे छाते की तरह बनाया गया था। तेज झटका लगते ही सैरा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। सैरा के बेहोश होते ही ईथन ने उसके हाथ पैर रस्सियों से कसकर बांध दिए और उसे घसीटकर अपनी कार की पिछली सीट पर डाल दिया। कुछ देर बाद सैरा को होश आया। उसने धीरे धीरे अपने हाथ पैर हिलाने की कोशिश की। उसके हाथ में अभी भी उसकी स्मार्ट वॉच थी। उसने सोचा कि शायद उसी से किसी को मदद का संदेश भेज सके, लेकिन ईथन ने रियर व्यू मिरर से उसकी हर हरकत देख ली। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। उसने कहा, बेकार कोशिश मत करो। तुम्हारा फोन और बाहर से संपर्क करने वाली हर चीज मैं पहले ही ले चुका हूँ और जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में नेटवर्क नहीं मिलेगा। जैसा ईथन ने कहा था वैसा ही हुआ। कुछ ही देर में सैरा की स्मार्ट वॉच का भी नेटवर्क पूरी तरह गायब हो गया। सैरा ने खुद को शांत करने की कोशिश की और बोली, अगर मैं अचानक गायब हो गई तो मेरा पति माइकल जरूर पुलिस में रिपोर्ट करेगा। तभी ईथन ने जेब से एक छोटी सी लकड़ी की नाव निकाली और मुस्कुराते हुए कहा कि उसने उसके लिए एक सरप्राइज तैयार किया है। सैरा ने उसे देखते ही पहचान लिया। वो उसके बेटे नोआ का खिलौना था। उसी दौरान सैरा का हाथ उसकी जेब में रखे छोटे फोल्डिंग चाकू से टकराया। उसने मौका देखते ही ईथन से बातें करना शुरू कर दिया ताकि उसका ध्यान बांटा रहे। उसी समय वो छिपकर उस छोटे चाकू से अपनी कलाई पर बंधी पट्टी और रस्सी काटने लगी। रस्सी काटने के लिए उसे पूरा ध्यान लगाना पड़ रहा था। अगर ईथन को जरा भी शक हो जाता तो सब खत्म हो जाता। इसलिए सैरा लगातार उससे बातें करती रही। रस्सी लगभग कट ही चुकी थी कि अचानक ईथन ने बड़ी हमदर्दी दिखाते हुए उसकी तबीयत पूछनी शुरू कर दी, जैसे उसे सच में सैरा की फिक्र हो। लेकिन सैरा समझ चुकी थी कि ये सब सिर्फ उसका भरोसा जीतने का नाटक है। ऐसा लग रहा था जैसे ईथन पहले भी कई बार यही तरीका अपना चुका था। सैरा बिना घबराए धीरे धीरे रस्सी काटती रही। जैसे ही रस्सी पूरी तरह ढीली हुई, सैरा ने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। ईथन कुछ समझ पाता उससे पहले ही सैरा ने हाथ में पकड़ा चाकू पूरी ताकत से उसकी तरफ घोंप दिया। ईथन ने जैसे ही सैरा को अपनी तरफ चाकू से हमला करते देखा, वो तुरंत पीछे हट गया। लेकिन इस अचानक हुए हमले की वजह से उसकी कार का कंट्रोल पूरी तरह बिगड़ गया। गाड़ी तेजी से सड़क छोड़कर किनारे खड़े एक बड़े पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बेहोश हो गए। कुछ देर बाद सबसे पहले सैरा को होश आया। होश में आते ही उसने बिना एक पल गंवाए कार से निकलकर भागने की कोशिश की। तभी अचानक किसी ने उसके सामने हाथ बढ़ाया। सैरा ने घबराकर तुरंत पलटकर जवाब दिया। उसने पूरी ताकत से सीट बेल्ट को खींचकर ईथन के गले में कस दिया। बेल्ट इतनी जोर से उसके गले में फंस गई कि ईथन दम घुटने लगा और वो सांस लेने के लिए तड़पने लगा। मौत सामने देखकर ईथन ने किसी तरह सीट एडजस्ट करने वाला बटन दबा दिया। सीट अचानक पीछे की तरफ झटके से खिसक गई। उसी झटके से सीट बेल्ट ढीली हो गई और ईथन खुद को छुड़ाकर बाहर निकल आया। बाहर आते ही उसने सैरा के बाल पकड़कर उसे जोर से अपनी तरफ खींच लिया और धक्का देकर फिर से कार की सीट पर गिरा दिया। इसी धक्का मुक्की के दौरान सैरा की नजर कार के अंदर पड़े एक नुकीले हथियार पर पड़ी। मौका मिलते ही उसने उसे उठाया और पूरी ताकत से ईथन के शरीर में घोंप दिया। वार करते ही सैरा तुरंत कार से नीचे कूद गई। कार के नीचे से झांककर उसने देखा कि ईथन अभी भी दर्द से तड़प रहा था। सैरा ने तुरंत अपनी जेब से छोटा चाकू निकाला और अपने पैरों में बंधी रस्सियां भी काट डाली। लेकिन अगले ही पल ईथन फिर से उसकी तरफ बढ़ने लगा। मजबूर होकर सैरा ने चाकू उसकी तरफ तान दिया और चेतावनी दी कि अगर वो एक कदम भी आगे बढ़ा तो वो हमला कर देगी। लेकिन सुनसान जंगल में ताकत के मामले में ईथन उससे कई गुना ज्यादा मजबूत था। ईथन हंसते हुए बोला, अभी कुछ देर पहले तो तुम खुद मरना चाहती थी और अब जिंदगी बचाने के लिए लड़ रही हो।
सैरा उसकी बातों में नहीं आई। उसकी नजर अचानक ईथन के हाथ में पकड़ी एक सिरिंज पर पड़ी। उसे देखकर वो घबरा गई और तुरंत पूछ बैठी, तुमने मेरे साथ क्या किया है? ईथन बिल्कुल शांत आवाज में बोला, घबराओ मत, ये सिर्फ एक ऐसी दवा है जो धीरे धीरे तुम्हारी मांसपेशियों को काम करना बंद कर देगी। फिर उसने विस्तार से बताया, करीब 10 मिनट बाद तुम्हारे हाथ पैर सुन्न होने लगेंगे। उसके 15 मिनट बाद तुम्हारे पैरों पर तुम्हारा कंट्रोल लगभग खत्म हो जाएगा और आखिर के 2 मिनट में तुम्हें सांस लेने में भी दिक्कत होने लगेगी। उसके बाद तुम्हारा पूरा शरीर जवाब दे देगा। इतना कहकर ईथन मुस्कुराया और बोला, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, यहीं हार मानकर रुक जाओ या फिर भागने की कोशिश करती रहो। सैरा ने 1 सेकंड भी नहीं सोचा। वो पूरी ताकत से मुड़ी और सीधे जंगल की तरफ दौड़ पड़ी। पीछे से ईथन बिल्कुल आराम से चलता हुआ बोला, जितना तेज भागोगी दवा उतनी ही जल्दी असर करेगी। लेकिन सैरा इतनी डरी हुई थी कि उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। वो लगातार भागती रही। घने जंगल के अंदर पहुंचकर सैरा पागलों की तरह बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगी। तभी उसे महसूस हुआ कि उसकी उंगलियां धीरे धीरे सुन्न होने लगी हैं। मजबूर होकर उसे कुछ पल के लिए रुकना पड़ा। उधर ईथन लगातार उसका पीछा कर रहा था। उसकी आहट सुनते ही सैरा फिर से उठी और दर्द सहते हुए दोबारा भागने लगी। अब उसके पास ज्यादा समय नहीं था। दवा असर कर रही थी और उसकी जिंदगी की उलटी गिनती शुरू हो चुकी थी। पीछे एक खूंखार किलर उसका पीछा कर रहा था, इसलिए वो एक पल भी रुकने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। उसे जंगल में लकड़हारों द्वारा बनाई गई एक पतली पगडंडी दिखाई दी और वो उसी रास्ते पर आगे बढ़ने लगी। धीरे धीरे उसका एक पैर लगभग सुन्न पड़ने लगा। सांस लेना भी मुश्किल होता जा रहा था। लगातार भागने की वजह से उसकी धड़कन बहुत तेज हो चुकी थी और ऐसा लग रहा था जैसे हर गुजरता सेकंड उसे मौत के और करीब ले जा रहा हो। आगे बढ़ते हुए सैरा एक छोटी सी नदी के किनारे पहुंची। नदी को देखते ही उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने सोचा कि अगर वो पानी के बहाव के साथ नीचे की तरफ जाएगी तो शायद ईथन उसका पीछा न कर पाए। लेकिन तब तक दवा का असर काफी बढ़ चुका था। उसके हाथ पैर लगभग जवाब दे चुके थे, इसलिए अब वो चल भी नहीं पा रही थी। मजबूर होकर उसे जमीन पर पेट के बल रेंगते हुए आगे बढ़ना पड़ा। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक छोटी सी गुफा दिखाई दी। सैरा तुरंत उसके अंदर छिप गई। उसे लगा कि शायद इस बार ईथन उसे ढूंढ नहीं पाएगा, लेकिन किस्मती से गुफा के ठीक पास एक बहुत बड़ा चींटियों का बिल था। सैरा का पूरा शरीर पहले से ही सुन्न हो रहा था, फिर भी उसे चींटियों के काटने का दर्द साफ महसूस हो रहा था। वो दांत भींचकर सब कुछ सहती रही और जरा भी आवाज नहीं निकाली। उधर ईथन गुफा के आसपास उसे तलाशता रहा। कुछ देर बाद जब उसे लगा कि सैरा वहां नहीं है तो वो वापस मुड़ने लगा। लेकिन उसी समय चींटियों के दर्द की वजह से सैरा के मुंह से एक हल्की सी चीख निकल गई। ईथन तुरंत रुक गया। हालांकि वो सीधे गुफा के अंदर नहीं आया। इसी मौके का फायदा उठाकर सैरा पूरी ताकत लगाते हुए बाहर निकली और किसी तरह नदी तक पहुंच गई। उसका शरीर अब उसका साथ नहीं दे रहा था। संतुलन बिगड़ते ही वो तेज बहते पानी में गिर पड़ी। किनारे पर खड़ा ईथन गुस्से से पैर पटकता रह गया। वो सिर्फ बेबस होकर उसे बहते हुए देख सकता था। तेज बहाव कभी सैरा को पूरी तरह पानी के अंदर डुबो देता तो कभी उसका सिर पानी के ऊपर आ जाता। वो कुछ भी नहीं कर सकती थी, बस मन ही मन यही दुआ कर रही थी कि किसी तरह उसकी जान बच जाए। थोड़ी देर बाद बहते हुए पानी में उसे एक बड़ी लकड़ी का लट्ठा दिखाई दिया। जैसे ही वो उसके पास पहुंचा, सैरा ने पूरी ताकत से उसे पकड़ लिया। फिर उस लकड़ी का सहारा लेते हुए वो धीरे धीरे किनारे की तरफ बढ़ी। किनारे पर पहुंचकर उसने पास खड़े एक पेड़ की जड़ पकड़ ली और बड़ी मुश्किल से खुद को ऊपर खींच लिया। तब तक काफी समय बीत चुका था। अब उसका हर छोटा सा मूवमेंट भी उसके लिए किसी लड़ाई से कम नहीं था। हर बार जब वो थोड़ा सा भी हिलती, उसकी भारी सांसें उसके कानों में गूंजने लगती। उसने करवट बदलकर थोड़ा आराम करने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसका पूरा शरीर बिल्कुल जाम हो गया। अब वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही थी। मजबूर होकर सैरा घास पर करवट लेकर लेटी रही। तभी उसकी स्मार्ट वॉच का टाइमर खत्म हो गया और घड़ी तेज आवाज में बीप करने लगी। यही उसकी आखिरी उम्मीद थी। उसने पहले से ही इस अलार्म को इसलिए सेट किया था ताकि अगर कोई आसपास से गुजरे तो इस आवाज को सुनकर उसकी तरफ ध्यान दे। शायद उसकी दुआ सुन ली गई। थोड़ी ही देर बाद उसे दूर एक धुंधली सी परछाई दिखाई दी। कोई उसकी तरफ आ रहा था, लेकिन अब सैरा के शरीर का कोई हिस्सा काम नहीं कर रहा था। वो सिर्फ अपनी आंखों से देख सकती थी और कानों से सुन सकती थी। अचानक पास में घास काटने वाली मशीन की आवाज गूंजने लगी। सैरा ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि कोई उसे देख ले। तभी मशीन की आवाज अचानक रुक गई। एक बुजुर्ग आदमी वॉल्टर ने जमीन पर पड़ी सराह को देख लिया था। वो तुरंत उसके पास दौड़कर आया और बार बार पूछने लगा कि उसके साथ क्या हुआ है। सैरा बोलने की हालत में नहीं थी। वो सिर्फ अपनी आंखों और चेहरे के हाव भाव से उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि वो मुसीबत में है। वॉल्टर ने एक पल भी देर नहीं की। वो तुरंत अपनी एक पहिए वाली हाथ गाड़ी लेकर आया, बड़ी सावधानी से सैरा को उस पर लिटाया और उसे अपने घर ले गया।
घर पहुंचते ही वॉल्टर पुलिस को फोन करने वाला था। उसने जैसे ही इमरजेंसी नंबर मिलाने के लिए फोन उठाया, तभी अचानक बाहर किसी ने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। दरवाजे पर लगातार जोर जोर से दस्तक हो रही थी। सैरा समझ गई कि बाहर और कोई नहीं बल्कि ईथन ही है। वो कुछ बोल नहीं सकती थी, इसलिए उसने बार बार अपनी आंखें झपकाकर और इशारों से वॉल्टर को दरवाजा न खोलने की कोशिश की। वॉल्टर कुछ पल के लिए उलझन में पड़ गया। फिर उसने सैरा को जल्दी से छिपा दिया और उसके बाद जाकर दरवाजा खोला। जैसे सारा ने सोचा था, बाहर सच में ईथन ही खड़ा था। उसने घबराने का नाटक करते हुए वॉल्टर से पूछा कि क्या उसने उसकी पत्नी को कहीं देखा है। फिर उसने सारा की शक्ल सूरत का पूरा हुलिया बताया और झूठी कहानी गढ़ते हुए कहा कि वो दोनों वीकेंड पर कैंपिंग के लिए जंगल आए थे। रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। जब उसे होश आया तो उसकी पत्नी गायब थी और तब से वो उसे हर जगह ढूंढ रहा है। ईथन की पूरी कहानी सुनकर वॉल्टर थोड़ा सोच में पड़ गया। पहले उसने तय किया कि वो ईथन को बाहर ही इंतजार करने के लिए कहेगा और खुद पुलिस को फोन करेगा, लेकिन तभी ईथन अचानक बिना इजाजत के घर के अंदर घुस आया। घर में घुसते ही उसने हर कमरे पर तेजी से नजर दौड़ाई, लेकिन उसे सेरा कहीं दिखाई नहीं दी। फिर वो आराम से सोफे पर जाकर बैठ गया। वॉल्टर को ईथन की ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने गुस्से में उसे तुरंत घर से निकल जाने को कहा। उसने साफ कहा कि अगर वो अभी नहीं गया तो वो तुरंत पुलिस बुला लेगा। उधर सैरा सोफे के पीछे छिपी हुई थी। उसने देखा कि वॉल्टर बिना डरे ईथन का सामना कर रहा है। उसे पहली बार लगा कि शायद अब उसकी जान बच सकती है, लेकिन तभी ईथन अचानक फूट फूट कर रोने लगा। उसका ये व्यवहार देखकर वॉल्टर भी घबरा गया। उसने तुरंत पूछा कि आखिर हुआ क्या है। ईथन ने दर्द भरे चेहरे के साथ कहना शुरू किया कि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है। उसने कहा कि उसकी मानसिक हालत हमेशा से ठीक नहीं रही। कभी कभी उसे दौरे पड़ते हैं और उसका शरीर अकड़ जाता है, लेकिन इसके बावजूद उसने अपनी पत्नी को कभी छोड़ने के बारे में नहीं सोचा। समस्या सिर्फ इतनी थी कि उसकी पत्नी के घर वाले उसे कभी पसंद नहीं करते थे और हमेशा दोनों को अलग करना चाहते थे। इसके बाद ईथन ने वॉल्टर से हाथ जोड़कर कहा कि वो पुलिस को फोन न करे और उस पर थोड़ा रहम करे। बातों बातों में वॉल्टर ने उससे उसका नाम पूछा। ये सुनते ही ईथन कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया। फिर उसके मुंह से अचानक उसकी मर चुकी पुरानी गर्लफ्रेंड का नाम निकल गया। इसके बाद उसने अपनी पुरानी प्रेमिका के बारे में ऐसी भावुक बातें करनी शुरू कर दी कि वॉल्टर की आंखों में भी आंसू आ गए। ईथन ने कहा कि वो उससे बहुत प्यार करता था। जब वो जिंदा थी तो हमेशा उसे अपना गुस्सा काबू में रखने के लिए कहती थी, लेकिन उसने कभी उसकी बात नहीं मानी। अब उसे अपनी हर गलती पर बहुत पछतावा होता है। धीरे धीरे दोनों की बातें लंबी होती गईं। ईथन की झूठी कहानी और उसके आंसुओं ने वॉल्टर का भरोसा जीत लिया। आखिरकार वॉल्टर ने पुलिस को फोन करने का इरादा छोड़ दिया और मन ही मन फैसला किया कि वो किसी तरह सैरा को चुपचाप वहां से सुरक्षित निकाल देगा। लेकिन तभी अचानक ईथन की जेब में रखा मोबाइल बज उठा। मोबाइल की घंटी सुनते ही वॉल्टर का चेहरा बदल गया। उसे तुरंत याद आया कि कुछ ही मिनट पहले ईथन ने खुद कहा था कि एक्सीडेंट में उसका फोन खो गया था। अब ईथन के झूठ की पोल खुल चुकी थी। वो लाख सफाई देता, लेकिन वॉल्टर अब उसकी किसी बात पर भरोसा करने वाला नहीं था। अपना झूठ पकड़ में आता देख ईथन ने अचानक वॉल्टर का नाम लेकर जोर से आवाज लगाई। वॉल्टर एक पल के लिए चौंक गया। अब उसे पूरी तरह यकीन हो गया था कि इस आदमी के इरादे बिल्कुल ठीक नहीं हैं। वॉल्टर किसी मुसीबत में पड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने तुरंत झूठ बोल दिया कि सैरा घर के पीछे बने स्टोर रूम में छिपी हुई है। ये सुनते ही ईथन बिना कुछ सोचे स्टोर रूम की तरफ बढ़ गया, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा, वॉल्टर ने पीछे से पूरी ताकत लगाकर उसे धक्का दे दिया। ईथन जोर से जमीन पर गिर पड़ा। वॉल्टर ने यही मौका देखकर तुरंत पुलिस को फोन मिला दिया। जैसे ही ईथन ने देखा कि वॉल्टर पुलिस को फोन कर चुका है, वो तुरंत उसके ऊपर टूट पड़ा। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो गई। ईथन उम्र में जवान था, लेकिन वॉल्टर भी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। अपनी पूरी ताकत लगाकर वो ईथन का मुकाबला करता रहा। ईथन बार बार वॉल्टर से पूछ रहा था कि सैरा कहाँ छिपी हुई है, लेकिन वॉल्टर किसी भी कीमत पर कुछ बताने को तैयार नहीं था। फिर अचानक ईथन ने चाल चली। उसने शांत आवाज में कहा, क्या तुम अपनी पत्नी को देखना चाहते हो? क्या तुम जानना चाहते हो कि इस वक्त वो कैसी दिख रही है? ये सुनते ही वॉल्टर एक पल के लिए बुरी तरह टूट गया। उसी एक पल का फायदा उठाकर ईथन ने जमीन पर पड़ा चाकू उठा लिया और बिना कोई मौका दिए सीधे वॉल्टर के पैर के टखने में घोंप दिया। वॉल्टर दर्द से चीख उठा और जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन ईथन यहीं नहीं रुका। उसने उसी चाकू से एक के बाद एक कई वार किए। चाकू उसके शरीर में गहराई तक उतरता चला गया। आखिर में उसने पूरी ताकत से चाकू वॉल्टर के सीने में घोंप दिया। सैरा अपनी छिपी हुई जगह से ये सब अपनी आंखों के सामने देख रही थी। वॉल्टर धीरे धीरे खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसे बचाने की उसकी आखिरी उम्मीद भी उसी पल खत्म हो गई। उसी समय वॉल्टर के फोन से पुलिस की आवाज सुनाई देने लगी। दूसरी तरफ मौजूद अधिकारी लगातार पूछ रहा था कि वहां क्या हो रहा है। ईथन ने तुरंत फोन उठाया और गुस्से में उसे जमीन पर पटक कर पूरी तरह तोड़ दिया।
इसके बाद वो बाहर गया और पेट्रोल का एक कैन लेकर आया। उसने पूरे घर में अलग अलग जगह पेट्रोल छिड़कना शुरू कर दिया। सैरा ये सब देखकर डर से कांप रही थी, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि दवा का असर धीरे धीरे कम होने लगा है। उसकी उंगलियों में हल्की हल्की हरकत वापस आने लगी। उसने बहुत धीरे धीरे अपनी उंगलियों से फर्श पर थपथपाना शुरू किया ताकि शायद कोई आवाज बने। ईथन ने वो हल्की सी आवाज सुन भी ली, लेकिन किस्मत से उसे लगा कि ये सिर्फ फर्श पर गिरती पेट्रोल की बूंदों की आवाज है, इसलिए उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। इसके बाद ईथन ने वॉल्टर की कार की चाबियां उठाई और पूरे घर में आग लगा दी। कुछ ही सेकंड में आग तेजी से फैलने लगी। जलती हुई लपटों की गर्म हवा सैरा के चेहरे से टकराने लगी। सैरा पूरी ताकत लगाकर अपने शरीर को हिलाने की कोशिश करने लगी। वो किसी भी कीमत पर जिंदा जलकर मरना नहीं चाहती थी। उसकी नजर खिड़की के पर्दे की डोरी पर पड़ी। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी उंगलियां बढ़ाईं और उस डोरी को पकड़कर धीरे धीरे खींचना शुरू कर दिया। उधर ईथन बाहर वॉल्टर की कार स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन इंजन स्टार्ट ही नहीं हुआ। गुस्से में उसने एक बार पीछे मुड़कर जलते हुए घर की तरफ देखा। तभी उसकी नजर खिड़की के पर्दे पर पड़ी। पर्दा धीरे धीरे हिल रहा था। ईथन को तुरंत समझ आ गया कि सैरा अभी भी जिंदा है। वो बिना एक पल गंवाए दौड़कर घर के अंदर गया और सीधे उस खिड़की तक पहुंचा। उसने सोफे के पीछे देखा और वहां सैरा छिपी हुई मिल गई। अपना शिकार फिर से हाथ लगते ही ईथन के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आ गई। वो सैरा को घसीटकर वापस अपनी कार तक ले गया। कार में बैठते ही उसने जबरदस्ती सैरा का चेहरा उस जलते हुए घर की तरफ घुमा दिया ताकि वो अपनी आंखों के सामने वॉल्टर का घर आग में जलता हुआ देखती रहे। कुछ ही देर बाद कार स्टार्ट हो गई और दोनों वहां से निकल पड़े। रास्ते में अचानक ईथन का मोबाइल फिर से बजने लगा। उसने कॉल उठाई। दूसरी तरफ एक जवान लड़की की आवाज थी। तभी सैरा को पहली बार सच्चाई का पता चला। असल में ईथन पहले से शादीशुदा था। उसका एक परिवार था, उसकी पत्नी थी और एक छोटी बेटी भी थी। हर वीकेंड वो घर वालों से झूठ बोलकर अकेले पहाड़ों में बने अपने केबिन में आता था। वहीं वो अपने शिकार तलाशता था और आज तक कभी नाकाम नहीं हुआ था। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग था। उसकी छोटी बेटी जिद करने लगी थी कि इस बार वो भी पापा के साथ पहाड़ पर जाएगी। उसकी पत्नी भी नाराज थी कि ईथन हर वीकेंड घर से बाहर रहता है, इसलिए उसने भी कहा कि इस बार वो बेटी को लेकर खुद उसे ढूंढने आएगी। मजबूरी में ईथन को उनकी बात माननी पड़ी। कुछ देर बाद ईथन सैरा को वापस उसी जगह लेकर पहुंचा जहां उनकी कार का एक्सीडेंट हुआ था। वहां पहुंचते ही उसने अपनी कार की डिक्की खोली और उसमें से कुछ बिल्कुल नया सामान निकालने लगा। उसी सामान के बीच एक बेहोशी का इंजेक्शन भी रखा हुआ था। तभी किस्मत से एक ट्रैफिक पुलिस अधिकारी ऑफिसर रायन वहां पहुंच गया। सैरा ने पूरी ताकत लगाकर कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन दवा के असर की वजह से उसकी आवाज अभी भी साफ नहीं निकल रही थी। ईथन तुरंत मुस्कुराते हुए ऑफिसर रायन के पास गया और बोला, मेरी पत्नी ने थोड़ी ज्यादा शराब पी ली है, इसलिए अभी ठीक से बोल भी नहीं पा रही। ऑफिसर रायन की नजर पास खड़े ट्रक के नंबर पर पड़ी। उसने बताया कि कुछ देर पहले इसी गाड़ी के चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज हुई है। ये सुनते ही ईथन ने तुरंत इनकार कर दिया और अपना ड्राइविंग लाइसेंस निकालकर ऑफिसर रायन को दिखा दिया। लेकिन जल्दबाजी में उससे एक बड़ी गलती हो गई। उसका लाइसेंस काफी पहले ही एक्सपायर हो चुका था। जैसे ही ऑफिसर रायन ने ये देखा, उसे तुरंत शक हो गया। उसने ईथन से लगातार सवाल पूछने शुरू कर दिए। ईथन हर सवाल का जवाब नई नई कहानियां बनाकर देता रहा, लेकिन कुछ ही देर में वो खुद अपनी ही बनाई हुई कहानी में उलझ गया। इसी दौरान सैरा की तरफ वाली कार की खिड़की धीरे धीरे नीचे सरकने लगी। ऑफिसर रायन की नजर जैसे ही सैरा पर पड़ी, उसने देखा कि उसे सांस लेने में भी परेशानी हो रही है। वो तुरंत पलटा और गुस्से से ईथन से पूछने लगा कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। लेकिन ईथन बिना घबराए फिर से झूठ बोलने लगा। उसने कहा कि सैरा उसकी पत्नी है, उनका एक प्यारा सा बेटा था, लेकिन करीब 10 महीने पहले सैरा की एक छोटी सी गलती की वजह से उनके बेटे की मौत हो गई। उस हादसे के बाद से सैरा सदमे में है। हर समय शराब पीती रहती है और अपनी मानसिक हालत पर काबू नहीं रख पाती। ये सब सुनकर सैरा अंदर तक टूट गई। जिस आदमी ने उसके बेटे की मौत के दर्द का फायदा उठाकर उसे अगवा किया था, वही अब उसी दर्द को पुलिस से बचने का बहाना बना रहा था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर आवाज निकालने की कोशिश की। उधर ऑफिसर रायन को भी अब मामला बेहद संदिग्ध लगने लगा था। उसने कार की अच्छी तरह तलाशी लेनी शुरू कर दी। सीट के नीचे उसे कुछ ऐसे सामान मिले जिन्हें देखते ही उसे समझ आ गया कि मामला सामान्य नहीं है। उसे तुरंत खतरे का एहसास हुआ और उसने अपनी कमर पर बंधी सर्विस पिस्टल निकालने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ईथन ने पास रखा भारी टोइंग हुक उठाया और पूरी ताकत से ऑफिसर रायन के सिर पर दे मारा। ऑफिसर रायन संभल भी नहीं पाया था कि ईथन ने दूसरा जोरदार वार भी कर दिया। कुछ ही पलों में ऑफिसर रायन वहीं ढेर हो गया। लगातार बिगड़ती परिस्थितियों ने
ईथन को और भी बेचैन कर दिया था। उसने ऑफिसर रायन की सर्विस पिस्टल उठा ली और फिर सबूत मिटाने के लिए पुलिस की गाड़ी और उसकी लाश को भी वहां से हटाने की तैयारी करने लगा। इसके बाद ईथन वापस अपनी कार में आकर बैठ गया, लेकिन उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि जल्दबाजी में वो बेहोशी वाला इंजेक्शन अपने पास रखना भूल चुका है। दूसरी तरफ सैरा की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी थी। दवा का असर अब कम होने लगा था और उसका शरीर पहले से बेहतर महसूस होने लगा। उसने जानबूझकर ईथन से बातें करनी शुरू कर दी। वो बार बार उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड की मौत का जिक्र करती रही, फिर उसकी पत्नी और उसकी छोटी बेटी की बात छेड़ने लगी। सारा समझ चुकी थी कि ईथन की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी बेटी है। अगर उसके सारे अपराध दुनिया के सामने आ गए तो वो शायद अपनी बेटी से कभी दोबारा नहीं मिल पाएगा। कुछ देर चुप रहने के बाद ईथन खुद बोलने लगा। उसने कहा कि अपनी गर्लफ्रेंड की मौत ने उसे सिर्फ दुख नहीं दिया था, सबसे ज्यादा तकलीफ उसे उस पल हुई थी जब उसने अपनी प्रेमिका को अपनी आंखों के सामने तड़पते हुए मरते देखा और उसकी कोई मदद नहीं कर पाया। लेकिन उसी बेबसी के बीच उसे एक अजीब सी खुशी महसूस हुई। उसी पल उसे लगा कि उसने पहली बार जिंदगी का असली मतलब समझा है। इलाज करवाने के बाद भी उसके अंदर की ये भावना कभी खत्म नहीं हुई, बल्कि समय के साथ और भी बढ़ती चली गई। धीरे धीरे उसे लोगों का शिकार करने में मजा आने लगा। वो अपने शिकार को कई दिनों तक जिंदा रखता, उनके साथ खेलता, उनकी बेबसी का मजा लेता और आखिर में अपने ही हाथों उनकी जान ले देता। यही सब उसे सबसे ज्यादा सुकून और खुशी देता था। अब हालात पूरी तरह बदल चुके थे। ईथन को डर था कि अगर उसकी पत्नी और बेटी वहां पहुंच गईं तो वो उसकी सच्चाई जान जाएंगी। इसलिए उसने फैसला किया कि अब सारा को ज्यादा देर जिंदा नहीं रखा जा सकता। लेकिन दूसरी तरफ मौत को इतने करीब देखकर सारा के अंदर जिंदा रहने की चाह पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थी। मौका मिलते ही उसने चुपके से वही बेहोशी वाला इंजेक्शन उठा लिया जिसे ईथन जल्दबाजी में कार के अंदर ही छोड़ गया था। बिना ईथन को भनक लगे उसने उस इंजेक्शन को उसकी टांग की मांसपेशी में घोंप दिया। सारा ने पूरी ताकत से इंजेक्शन का प्लंजर दबाने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथों में अभी भी पूरी ताकत वापस नहीं आई थी। वो दवा उसके शरीर में नहीं पहुंचा पा रही थी। ईथन ने उसकी कोशिश देख ली और शांत आवाज में बोला, बेकार कोशिश मत करो, दवा का असर अभी तुम्हारे शरीर से पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ये सुनते ही सैरा बुरी तरह टूट गई। वो जोर जोर से रोने लगी, लेकिन ईथन के चेहरे पर जरा भी रहम नहीं था। उसने सैरा को घसीटते हुए झील के किनारे ले गया जहां पहले से एक छोटी लकड़ी की नाव बंधी हुई थी। दोनों उस नाव में बैठकर झील के बीचों बीच पहुंचने लगे। नाव में बैठे हुए सारा की नजर ईथन की कमर पर गई। वहां उसकी पिस्टल और चाकू दोनों लगे हुए थे। उसी पल सारा के दिमाग में एक नई योजना आई। उसने रोने का नाटक करना शुरू कर दिया और ईथन से कहा कि उसकी जेब में उसके बेटे नोआ की छोटी लकड़ी की नाव रखी है। मरने से पहले वो उसे आखिरी बार अपने हाथ में पकड़ना चाहती है। ईथन अपने शिकार की बेबसी और दर्द का मजा लेने में इतना खोया हुआ था कि उसे सैरा की चाल समझ ही नहीं आई। वो मुस्कुराते हुए उसकी जेब की तरफ हाथ बढ़ाने लगा, लेकिन जैसे ही उसने झुककर लकड़ी की नाव निकालने की कोशिश की, सारा ने अचानक धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा, आई एम नॉट सॉरी। ये शब्द सुनते ही ईथन एक पल के लिए चौंक गया। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। उसी पल उसे एहसास हुआ कि उसकी कमर से चाकू गायब था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, सैरा ने पूरी ताकत से वही चाकू उसके जबड़े के नीचे घोंप दिया। तेज दर्द से ईथन का हाथ खुल गया और उसकी पिस्टल नाव के फर्श पर गिर पड़ी। सैरा ने बिना एक सेकंड गंवाए पिस्टल उठा ली और तुरंत ट्रिगर दबा दिया। गोली चलने की आवाज झील में गूंज उठी। इसके बाद कुछ पल के लिए चारों तरफ सन्नाटा छा गया। सैरा को समझ ही नहीं आया कि गोली ईथन को लगी या नहीं। तभी उसने देखा कि ईथन धीरे धीरे उससे दूर हटने लगा। उसी दौरान नाव में गोली लगने की वजह से उसमें छेद हो चुका था और पानी धीरे धीरे अंदर भरने लगा। सैरा का शरीर अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था। वो चाहकर भी जल्दी से हिल नहीं पा रही थी। देखते ही देखते नाव पानी में डूबने लगी और झील का ठंडा पानी धीरे धीरे उसे अपनी गिरफ्त में लेने लगा। कुछ ही देर में वह छोटी सी नाव पूरी तरह झील में तैरती हुई बहने लगी। पहली नजर में ऐसा लग रहा था कि सैरा अब नहीं बच पाएगी, लेकिन तभी अचानक उसने अपना सिर पानी के ऊपर उठाया। वो अभी भी जिंदा थी। कुछ देर तक किनारे पर लेटी सैरा अपनी सांसें संभालती रही। तभी थोड़ी दूर से ईथन की दर्द भरी चीखें सुनाई देने लगीं। सैरा धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। अब हालात पूरी तरह बदल चुके थे। जो आदमी कुछ देर पहले उसका शिकार कर रहा था, वही अब जमीन पर दर्द से तड़प रहा था। सैरा उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने ईथन की तरफ देखा और शांत आवाज में कहा, थैंक यू। ईथन हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। सैरा ने कहा कि अगर वो उसे उस दिन चट्टान के किनारे नहीं मिला होता, अगर उसने उसे अगवा नहीं किया होता और अगर उसे मौत के इतने करीब जाने पर मजबूर नहीं किया होता, तो शायद वो कभी जिंदगी की असली कीमत समझ ही नहीं पाती। उसने अपने बेटे नोआ को खोने के बाद जीने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन आज मौत से लड़कर वापस आने के बाद उसे एहसास हो गया कि जिंदगी कितनी कीमती है और आखिरी सांस तक इसके लिए लड़ना कितना जरूरी है। यहीं पर इस कहानी का अंत हो जाता है।